नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कृषि फॉरएवर में। अनियमित संविदा एवं दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण की प्रक्रिया बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। आज मैं आपको उमा देवी प्रकरण के बारे में बताऊंगा कि इसके तहत किन किन कर्मचारियों का नियमितीकरण संभव हो सकता है और क्या क्या योग्यता इसमें मांगी गई है। इस आदेश को आप चाहें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में इसमें जानकारी दे देता हूँ। अवैधानिक नियुक्ति से क्या तात्पर्य? इसमें यह बताया गया है कि जो गलत नियुक्तियां हैं वह क्या हैं, किस मापदंड पर गलत नियुक्ति मानी जाएगी, इसके बारे में से पूरा बताया गया है। तो संवैधानिक प्रावधानों के विपरीत अपात्र लोगों की ऐसी कार्यवाही के अंतर्गत की गई नियुक्ति जो विधि द्वारा प्रतिसिद्ध हो या जो सिविल कार्यवाही के लिए आधार उत्पन्न करती हो तथा ऐसी नियुक्ति करने हेतु नियुक्तिकर्ता वैध रूप से आबद्ध न हो, मतलब जिसके द्वारा नियुक्ति की गई है वह उसको नियुक्ति करने का अधिकार ही नहीं है। इसमें यह बताया गया है जो नियुक्तिकर्ता उनको अधिकार होना चाहिए नियुक्ति देने का, अगर उनको अधिकार नहीं है तो वह नियुक्ति नहीं मानी जाएगी। तथा ऐसी नियुक्ति करना अवैधानिक हो तथा ऐसी नियुक्ति के लिए पद स्वीकृत ना हो। अगर पद स्वीकृत भी नहीं है और नियुक्ति कर दी गई है तो भी वह नियुक्ति गलत मानी जाएगी। नियुक्तिकर्ता को नियुक्ति का अधिकार नहीं होते हुए नियम बाध्यकारी प्रावधानों के उल्लंघन में की गई हो। उदाहरण तो इसमें यह बताया गया है कि नियुक्ति के लिए पद स्वीकृत होना चाहिए, जो नियुक्ति करता है उसको नियुक्ति करने का अधिकार होना चाहिए। अगर अधिकार उनको नहीं है तो वह नियुक्ति गलत मानी जाएगी। पद स्वीकृत नहीं हो, अगर नियुक्ति कर दी गई है तो भी गलत मानी जाएगी। अब इसमें है कुछ बिंदु बताए गए हैं। पद स्वीकृत ना होना, आरक्षण नियमों के उल्लंघन कर की गई भर्ती, नियुक्ति के समय निर्धारित आयु सीमा ना होना। अगर नियुक्ति जिस समय की जा रही है उस समय अगर आयु नियुक्ति के हिसाब से नहीं है, जो भी विज्ञापन जारी होता है उसमें बताया जाता है कि कितने आयु से कितने आयु तक के लोग आवेदन कर सकते हैं और अगर आप उसके अनुकूल हैं तो ही आप पात्र माने जाएंगे। भर्ती नियम अनुसार अर्हता ना होना, अगर उसमें जो भर्ती नियम है उसमें योग्यता मांगी जाती है कि 12वीं पास, कोई डिग्री डिप्लोमा मांगा जाता है तो वह उसमें होना चाहिए। अगर वह आपके पास नहीं है तो भी वह भर्ती अगर कर ली जाती है तो वो गलत मानी जाएगी। नियुक्ति के अधिकार के बिना नियुक्ति, अगर नियुक्तिकर्ता को उसका अधिकार नहीं है और उनके द्वारा अगर नियुक्ति दी जाती है तो भी वह गलत मानी जाएगी। कोई पद पर नियुक्ति विधि द्वारा प्रतिसिद्ध हो फिर भी ऐसे नियमों या संविधान के आज्ञापक प्रावधानों के उल्लंघन में भर्ती की गई हो। अगर किसी पद पर नियुक्ति की गई हो और वह पहले से ही प्रतिबंधित है तो भी वह नियुक्ति गलत मानी जाएगी। यह सूची उदाहरण स्वरूप है, ना कि पूर्ण है। इसमें यह भी बताया गया है। तो इसमें कुछ बिंदु मैंने आपको बताए हैं कि जो गलत नियुक्ति है वो किन बिंदुओं के आधार पर गलत मानी जाएगी। अगला आपका है, इसमें आपका 5वें नंबर का कॉलम है। पैरा 3 के परिप्रेक्ष्य में संदर्भित पत्र में निम्नानुसार आंशिक संशोधन किया जाता है एवं नियमानुसार कार्रवाई केवल एक बार के लिए सुनिश्चित की जावे। केवल एक बार के लिए कार्रवाई की जाएगी, उसी के लिए आदेशित किया गया है। इसमें दिनांक 10/4/2006 की स्थिति में प्रत्येक विभाग के अधीन विभागाध्यक्ष द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं उक्त निर्देशों के परिक्षेप में परीक्षण कर ऐसे व्यक्तियों की सूची बनाई जाए। पैरा 5.2 अनुसार छानबीन समिति को प्रस्तुत की जावे। इसमें अब क्या क्या योग्यता मांगी गई है? 10 वर्ष से अधिक से निरंतर सेवारत है, किंतु इनमें ऐसे व्यक्ति शामिल नहीं किए जाएं जो न्यायालय न्यायिक अधिकरण के आदेश से कार्यरत हैं। अगर कोई न्यायालय से आदेश हुआ है उसको कार्य करने के लिए, उसका कोई प्रकरण चल रहा है तो उनको इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। व्यक्ति 10 वर्ष से लगातार निरंतर अगर सेवाएं विभाग में दे रहा है तो उसको शामिल किया जाएगा। कोई भी प्रकरण उसका न्यायालय में नहीं होना चाहिए। जिन्हें स्वीकृत रिक्त पद के विरुद्ध रखा गया हो, जो जिस पद पर कार्य कर रहा है वह पद नियमित पद होना चाहिए और उसके विरुद्ध में वो कार्य कर रहा है या स्वीकृत होना चाहिए। विभाग में वह पद स्वीकृत होना चाहिए और उसके विरुद्ध में वो कार्यरत है कर्मचारी, उनको इसमें शामिल किया जाएगा। जिस पद पर रखा गया है उस पद की भर्ती नियमों के अनुसार अर्हता रखता हो। जिस पद पर उसको रखा गया है उसके जो भी उसकी अर्हता है, जो भी शैक्षणिक योग्यता मांगी गई है वह उसकी पूर्ति करता हो, तभी वह योग्य माना जाएगा। जिस समय रखा गया है उस समय शासन के आदेशानुसार निर्धारित आयु सीमा हो।
जिस समय उसकी भर्ती हुई थी उस समय उसकी आयु सीमा भी उसमें होनी चाहिए। जिसकी नियुक्ति भर्ती नियमों अनुसार सक्षम अधिकारी द्वारा की गई हो, जिसमें आरक्षण नियम का भी पालन किया गया हो। तो सक्षम अधिकारी के द्वारा नियुक्ति होना चाहिए और उसमें आपका आरक्षण का नियम का भी पालन किया जाना चाहिए, तभी वह नियुक्ति आपकी वैध मानी जाएगी। अब अगला है आपका नियमितीकरण। निम्नानुसार स्वीकृत नियमित पद जिस वर्ग के लिए रिक्त है एवं जिसके विरुद्ध उसी संवर्ग का दैनिक वेतनभोगी एवं अस्थायी कर्मचारी जो 10 वर्ष या अधिक से कार्यरत है पर ही किया जाना है। जो कर्मचारी 10 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके हैं उनका नियमितीकरण किया जाना है इस आदेश के मुताबिक, अन्य पर नहीं। इसमें बोला गया है जो 10 वर्ष या उससे अधिक पर कार्यरत हैं उन्हीं का किया जाएगा, अन्य का नहीं होगा, ऐसा इसमें बोला गया है। जो पद भर्ती नियम में संविदा नियुक्ति अथवा प्रतिनियुक्ति हेतु उपलब्ध है उन पर नियमितीकरण नहीं किया जा सकेगा। जो पद इसमें बताया गया है कि जो पद संविदा भर्ती नियम में संविदा नियुक्ति अथवा प्रतिनियुक्ति हेतु उपलब्ध है, प्रतिनियुक्ति हेतु जो पद संविदा पर है उस पर नहीं हो पाएगा। प्रतिनियुक्ति मतलब अगर किसी को उस पर प्रतिनियुक्ति दी गई है संविदा पद पर तो वह उनका नियमितीकरण नहीं किया जाएगा इसमें। इस प्रकार नियमितीकरण के लिए शासन द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण नीति का ध्यान रखा जाएगा। इसके लिए विभागाध्यक्ष एवं नियुक्तिकर्ता अधिकारी जिम्मेदार होंगे। अगला है आपका 10 वर्षों की सेवा की गणना में उन दैनिक वेतनभोगी अस्थायी कर्मचारियों को शामिल नहीं किया जाए जिनका न्यायालय में अधिकरणों द्वारा सेवारत रखे जाने का आदेश पारित किया गया है एवं प्रकरण अभी विचाराधीन है। जिनका कोर्ट में कुछ केस चल रहा है, जिन कर्मचारियों का जिस भी विभाग के हैं वो अगर कोर्ट में विभाग का केस चल रहा है तो उनको इसमें शामिल नहीं किया जाएगा, उनका भी इसमें नहीं हो पाएगा। चाहे वो किसी भी विभाग के हों, अगर उनका केस चल रहा है, किसी भी पद पर हों, अगर उनका केस कोर्ट में केस लंबित है तो उनका नियमितीकरण नहीं हो पाएगा अभी। दैनिक वेतनभोगी एवं अस्थायी कर्मचारी लंबी अवधि से कार्य कर रहे हैं एवं सामान्यतः इन कर्मचारियों के गोपनीय प्रतिवेदन भी नहीं रखे जाते हैं जिसके आधार पर इनके कार्य का मूल्यांकन किया जा सके। ऐसी स्थिति में अगर कोई दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी लंबे समय से कार्यरत है तो हर साल जब परिवीक्षा अवधि बढ़ती है, जो सेवा अवधि बढ़ाई जाती है तो उसमें एक गोपनीय प्रतिवेदन भी मांगा जाता है विभाग के द्वारा। उसी आधार पर आगे सेवा वृद्धि की जाती है 1 साल के बाद। तो कई विभागों के द्वारा वह जानकारी नहीं रखी जाती है तो उसके लिए भी इसमें बोला गया है। अगला है आपका संबंधित पद की नियुक्ति के लिए नियमों में निर्धारित शैक्षणिक एवं अन्य योग्यता अनिवार्य होगी। जिन व्यक्तियों के पास निर्धारित योग्यताएं नहीं हैं उन पर विचार नहीं किया जा सकेगा क्योंकि वह नियुक्ति आरंभ से ही अवैधानिक है। इसमें स्पष्ट बताया गया है कि जब भी नियुक्ति हुई है, जिस पद पर भी कार्यरत है, जो भी व्यक्ति कार्यरत है, उसकी जो शैक्षणिक योग्यता है वो अनिवार्य है। अगर वो शैक्षणिक योग्यता जिस पद पर वो कार्यरत है उसकी शैक्षणिक योग्यता अगर उसके पास नहीं है तो वह नियुक्ति नहीं मानी जाएगी, गलत नियुक्ति मानी जाएगी, उनका भी नियमितीकरण नहीं हो पाएगा। उपरोक्तानुसार नियमित व्यक्ति की विभाग में ज्येष्ठता नियमितीकरण के आदेश की तारीख से मानी जाएगी। वरिष्ठता जो होता है उसको नियमितीकरण की तारीख से मानी जाएगी। अगर आप संविदा पर 10 वर्ष से सेवाएं दे रहे हैं तो आपका जिस डेट से नियमितीकरण होगा आपकी वरिष्ठता तभी से मानी जाएगी, पिछली सेवा की गणना इसमें नहीं की जाएगी। अर्थात उसे उन व्यक्तियों से नीचे रखा जाएगा जो ऐसे व्यक्ति को नियमित नियुक्ति किए जाने के पूर्व सुसंगत भर्ती नियमों के अनुसार नियमित रूप से नियुक्त किया गया था। मतलब जो आपसे पहले नियमित हैं, पहले से नियमित कर्मचारी हैं और आपकी अगर आज नियमितीकरण आपका होता है तो आपका वरिष्ठता क्रम आज से गिना जाएगा, पूर्व की सेवा आपकी नहीं मानी जाएगी। अगर किसी कर्मचारी का एक कर्मचारी का नियमित नियुक्ति हुआ है और उसी पद पर आपका संविदा में नियुक्ति हुआ है तो आपको जब नियमित किया जाएगा तभी से आपकी वरिष्ठता का गणना किया जाएगा, वो शुरू से उसको नहीं गिना जाएगा। वो आपका पहले का जो सेवा काल है उसको इसमें हटा दिया गया है। वरिष्ठता क्रम निर्धारित करते समय यदि 2 व्यक्तियों की सेवा अवधि समान हो तो उसमें जो आयु में अधिक होगा उसको वरिष्ठ माना जाएगा। यदि 2 कर्मचारियों को नियमितीकरण के समय अगर दोनों की डेट ऑफ बर्थ सेम है तो जिसमें अगर निर्धारित योग्यता सेम है तो जो ज़्यादा उम्र का व्यक्ति होगा, जिसकी डेट ऑफ बर्थ
के अनुसार वह वरिष्ठ होगा उसको पहले प्राथमिकता दी जाएगी। भविष्य में भर्ती नियमों के अनुसार नियमित पदों पर केवल नियमित नियुक्ति की जाए, नियमित पदों पर दैनिक वेतनभोगी संविदा आदि से नियुक्ति ना की जाए। इसमें बोला गया कि भविष्य में जो भी भर्ती हो उनको नियमित किया जाए, संविदा पर भर्ती ना किया जाए। भविष्य में कार्यभारित तथा आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों की अस्थायी या संविदा नियुक्ति किसी विशेष कार्य हेतु समय विशेष के लिए भी आकस्मिक नियुक्ति करना हो तो भर्ती के सभी आवश्यक नियमों का पालन करते हुए ही भर्ती की जाए, जिससे सभी योग्य लोगों को प्रतिस्पर्धा का मौका मिले। भविष्य में जो भी भर्ती की जाएगी उसमें सभी नियमों का, मापदंडों का पालन किया जाए ताकि सभी लोगों को प्रतिस्पर्धा का लाभ मिले और जो भर्ती हो रही है वो एकदम पारदर्शिता उसमें बनी रहे। समस्त विभागाध्यक्षों द्वारा इन निर्देशों की प्राप्ति के दिनांक से 15 दिवस की समय सीमा में पैराग्राफ 5.1 अनुसार दैनिक वेतनभोगी अस्थायी कर्मचारियों की सूची विभागीय छानबीन समिति को प्रेषित की जाए। तो साथियों यह पूरा टॉपिक था, इसके बारे में मैंने आपको विस्तृत से जानकारी दी है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। मिलता हूँ अगले वीडियो में एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।